हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का आईपीएस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन देख रहे थे बेटा सेल स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया था कि अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर अगर अपन डिफरेंस देखते हैं तो बहुत काफ़ी सारे डिफरेंस उनके अंदर दिखाई देते हैं। आपको जो मैंने डायग्राम बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो डायग्राम था बेटा एक कॉमन सेल्स का, ठीक है, यानी कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों को मिला करके वो डायग्राम वहाँ पर बनाया गया था। अब अपन देखते हैं सेल थ्योरी, किसके बारे में बात करेंगे। सेल थ्योरी यानी कि हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था 1838-39 में, दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। एक तो था स्लाइडेन, दूसरा था श्वान, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, जो स्लाइडेन था ये संबंधित था किससे, बॉटनी से, ठीक है। और जो स्वान थे ये संबंधित थे किससे, जूलॉजी से। और दोनों के दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे बेटा, जर्मन के, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में किया गया था, किसके द्वारा, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, यानी कि बॉटनी से संबंधित थे, जबकि जो स्वान थे वो जूलॉजी से संबंधित थे, ठीक है। और दोनों के दोनों वैज्ञानिक एक ही देश के थे, जर्मन के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन जो देखते हैं कि बेटा कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत की जो नींव रखी थी, जो फाउंडेशन तैयार किया था, वो किया था किसने, ड्यूटेरोचैट ने। एक वैज्ञानिक था ड्यूटेरोचैट, ठीक है। इसके द्वारा सबसे पहले कोशिका सिद्धांत की नींव रखी गई थी। अभी तक आपने ये चीज़ पढ़ा नहीं होगा, बाकी आप ध्यान रखना है इस चीज़ को कि सेल थ्योरी का फाउंडेशन यानी कि नींव जो तैयार की थी वो किसने की थी, ड्यूटेरोचैट ने की थी। अब इन्होंने माइमोसा पादप के अंदर माइमोसा प्लांट के अंदर प्लांट से सेल को पृथक किया, ठीक है। माइमोसा पादप से कोशिका को पृथक किया, कोशिका को पृथक किया, ठीक है। तो माइमोसा प्लांट से सेल को किस तरीके से इसने पृथक किया था वो चीज़ अपन देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो माइमोसा प्लांट है, इस माइमोसा प्लांट को नाइट्रिक एसिड के अंदर, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के अंदर बॉयल किया था, ठीक है। और बॉयल करने के बाद में जो इनसे प्राप्त की गई जो सेल थी उनको अलग किया, और अलग करने के बाद में नींव यानी कि फाउंडेशन तैयार किया था किसका, सेल थ्योरी का, ठीक है। और इसके जस्ट बाद दो वैज्ञानिक आए थे, कौन कौन से, स्लाइडेन व स्वान, ठीक है, स्लाइडेन व स्वान। इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा सेल थ्योरी की यानी कि सेल थ्योरी की अवधारणा दी गई थी, ठीक है। पूरी तरीके से जो सेल थ्योरी बताई गई थी वो किसके द्वारा बताई गई, स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। तो ध्यान रखना है बेटा आपको, ड्यूटेरोचैट ने सेल थ्योरी की नींव रखी थी। माइमोसा प्लांट से इन्होंने कोशिका को पृथक किया, और इन्होंने क्या किया, माइमोसा प्लांट को नाइट्रिक एसिड के अंदर बॉयल किया, जिसके कारण उनकी जो सेल थी वो पृथक कर ली गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या बताया गया था। तो देखिए बेटा, सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या कहा गया था, देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर
सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीवों की बॉडी है, यानी कि जो शरीर है जीवों का, वो किससे बना होता है बेटा? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसके अंदर बताया गया था वो ये बताया गया था कि कोशिका सजीव की क्रियात्मक संरचनात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका सजीव की क्रियात्मक, संरचनात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। ठीक है, ये कहा गया था सेल थ्योरी के अंदर। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है इसी के अंदर। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये बताया गया था कि सेल थ्योरी यानी जो कोशिका है, कोशिका सभी कोशिका में उपापचय क्रिया सभी कोशिका में उपापचय क्रिया, ये डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो, सभी कोशिका उपापचय क्रिया व रासायनिक संगठन की दृष्टि से समान होती है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से समान होती है। तो याद रखना है आपको, सेल थ्योरी के अंदर 3 बातें बताई गई थी कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका सजीव की क्रियात्मक, संरचनात्मक व आनुवांशिक यानी जेनेटिक यूनिट होती है। ठीक है, और सभी कोशिका उपापचय क्रिया यानी कि इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन और केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो सभी सेल्स मेटाबॉलिज्म और केमिकल कंपोजिशन की दृष्टि से समान होती है। ठीक है, यानी कि उनके अंदर चलने वाली जो उपापचय क्रियाएं हैं और उनका जो केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो रासायनिक संगठन है वो किस किस से मिलकर के बनी होती है। तो इन सब को अगर देखा जाए तो सभी कोशिकाओं का लगभग समान होता है। ठीक है, तो ये तो बताई गई थी मेन सेल थ्योरी के अंदर, लेकिन इस सेल थ्योरी के अंदर ये नहीं बताया गया कि एक कोशिका का निर्माण किस तरीके से होता है। तो इस चीज़ के लिए एक और वैज्ञानिक आया था और उन्होंने इस सेल थ्योरी को चेंज कर करके और बताया रूपांतरण सिद्धांत। ठीक है, इस सेल थ्योरी को चेंज करके और क्या नाम दे दिया उसका? रूपांतरण सिद्धांत। ठीक है, किसने बताया था इसके बारे में? तो रुडोल्फ विर्चो। एक वैज्ञानिक था रुडोल्फ विर्चो, और उस रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि जो नए सेल का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट जोड़ देता हूँ। ये बात तो इसने शो करी थी ही, साथ साथ में इन्होंने एक और नई बात बताई थी। क्या? कि एक नई कोशिका का निर्माण, एक नई कोशिका का
निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। एक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, एक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती यानी कि जो उसकी पहले वाली जो कोशिका होती है वो डैमेज होते होते एक नई कोशिका का निर्माण कर जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा इस चीज़ को। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि एक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट भी था इसने, देखिए इस लाइन के लिए यानी कि जो नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, इस लाइन के लिए इन्होंने एक फाउंडेशन दिया। क्या बताया था, ठीक है, यानी कि एक सप्लीमेंट्री इसने शो करी थी या बताई थी। क्या बताई थी, ओमनिस सेलुलस ई सेलुला, ओमनिस सेलुलस ई सेलुला एक स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ विर्चो ने कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो उसके लिए रुडोल्फ विर्चो ने एक नई स्टेटमेंट दिया था, क्या, कि ओमनिस सेलुलस ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुलस ई सेलुला यानी कि अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो बेटा ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर एक और पॉइंट है, सभी जीव क्रियाएं करते हैं। सभी जीव क्रियाएं करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि कोशिकाओं में अंतर क्रियाएं, क्योंकि कोशिकाओं में अंतर क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, सभी जीव क्रियाएं करते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि बेटा कोशिकाओं के अंदर क्या चलती है, अंतर क्रियाएं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर भी लगातार क्रियाएं चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, तो ये होती है सेल थ्योरी। एक बार फिर से समझ लेना कि सेल थ्योरी को जो देने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, स्लाइडेन एंड स्वान को। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने, ये बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका सजीव की क्रियात्मक, संरचनात्मक और आनुवांशिक इकाई होती है। ठीक है, सभी कोशिका उपापचय क्रिया और रासायनिक दृष्टि से समान होती है। ठीक है, और इसके बाद ये सेल थ्योरी इसलिए फेल हुई थी, कारण क्या था कि इनसे ये नहीं बताया गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस तरीके से होता है। तो इसको बताने के लिए एक और वैज्ञानिक आए थे, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, और इन्होंने पुनः सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया था कि एक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और साथ ही इस लाइन के लिए यानी कि जो नई कोशिका का निर्माण हो रहा है इसके लिए एक स्टेटमेंट शो किया था। ठीक है, और जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ओमनिस सेलुलस ई सेलुला, इसका मतलब ये होता है कि एक नई कोशिका का निर्माण अपने पहले वाली कोशिका से हो जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर एक और पॉइंट बताया गया था, सभी जीव क्रियाएं करते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि कोशिकाओं में अंतर क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, तो ये है बेटा सेल थ्योरी। इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, हिंदी में बोलते हैं इसे कोशिका के प्रकार। अब तक तो आपने पढ़ा होगा बेटा कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन अब आप आगे से ध्यान रखना, जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर तीन पार्ट चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं देखिए,
यानी कि कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और सेकंड है मीजोकैरियोटिक कोशिका। मीजोकैरियोटिक कोशिका। नंबर थर्ड पर है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, मीजोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो 3 तरीके की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के अंदर अपन जो शब्द पहला देख रहे हैं प्रो, ठीक है। क्या देख रहे हैं? प्रो। तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हिंदी में बोलते हैं इसे बेटा आद्य, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? आद्य। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित आद्य प्रकार का होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका देखिए यहाँ पर, इनमें केंद्रक के ऊपर, इनमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब देखिए, अगर केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही है यानी कि एब्सेंट है, तो इस प्रकार के केंद्रक को अपन क्या बोलेंगे बेटा? तो इस प्रकार के केंद्रक को क्या कहते हैं? इस प्रकार का केंद्रक न्यूक्लियोइड कहलाएगा। न्यूक्लियोइड, या इसको जीनोफोर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार का केंद्रक न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या आद्य केंद्रक, या आद्य केंद्रक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या आद्य केंद्रक कहलाता है। यानी कि केंद्रक के ऊपर अगर न्यूक्लियोप्लेमा यानी कि प्लाज्मा या न्यूक्लियोप्लाज्मा एब्सेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना है उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या आद्य केंद्र कहेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना आपको बेटा, अगर सेल में केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली एब्सेंट है तो इस प्रकार का जो केंद्रक है वो कैसा होता है? अल्प विकसित होता है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए कैसा पाया जाता है? यहाँ पर नग्न पाया जाता है, ठीक है। डीएनए नग्न पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए नग्न पाया जाएगा और हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर कैसी होती है? एब्सेंट होती है। देखिए यहाँ पर गुणसूत्र बराबर डीएनए प्लस प्रोटीन, यानी कि गुणसूत्र को बनाने के लिए या गुणसूत्र का निर्माण किस किस के द्वारा होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर भी 2 पार्ट चलते हैं इसके अंदर, कौन कौन से? एक तो होती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है और डीएनए जो पाया जाता है नग्न पाया जाता है, मतलब बहुत ही छोटा पाया जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है। और इनके अंदर यानी कि इस डीएनए के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में।
प्रोकैरियोटिक को अपन बाद में पढ़ेंगे। क्यों कारण ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की जो कोशिका होती है वो मेसोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब यहाँ पर देखिए यू का मतलब क्या होता है, वहाँ पर देखिए वहाँ मैंने आपको बताया था प्रोके का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, और यहाँ पर यू का मतलब होता है बेटा वास्तविक। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर यू का मतलब वास्तविक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनमें केंद्रक वास्तविक प्रकार का होता है, वास्तविक प्रकार का होता है। कारण केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, पूरी तरीके से विकसित है केंद्रक। ठीक है, आप देखिए जब केंद्रक वास्तविक प्रकार का होगा तो डीएनए, जो डीएनए का विस्तार है बेटा, जो डीएनए का विस्तार है वो पूरी तरीके से होगा। ठीक है, डीएनए ज़्यादा होता है, वहाँ पर तो कैसा था नग्न था, यहाँ पर डीएनए कैसा होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, और वहाँ पर देखिए हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। चलिए अब अपन आते हैं मेसोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो आपको ये पहले तो ये याद रखना है कि ये कोशिका प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक, ये कोशिका प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक के मध्य की कोशिका है। ठीक है, मध्य की कोशिका है। ऐसा क्या लक्षण पाया जाता है इनके अंदर कि जो ये मध्य की कोशिकाएं कहलाएंगे। ठीक है, तो मेसोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखते हैं बेटा कि यहां पर देखिए केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, लेकिन गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो देखिए बेटा यही लक्षण है मेसोकैरियोटिक का। क्या लक्षण बताया मैंने आपको कि देखिए ये कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के मध्य की कोशिका है। कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पर केंद्रक पूर्ण विकसित है। केंद्रक अगर पूर्ण विकसित है तो किसका लक्षण है, यूकैरियोटिक कोशिका का। ठीक है, केंद्रक पूर्ण विकसित है तो किसका लक्षण है, यूकैरियोटिक कोशिका का। अब यहाँ पर देखिए अगर ये यूकैरियोटिक के लक्षण दर्शाती है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बताया केंद्रक वास्तविक प्रकार का है, पूर्ण विकसित है और डीएनए पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में और डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केंद्रक तो पूर्ण विकसित है लेकिन गुणसूत्र में जो हिस्टोन प्रोटीन यानी कि डीएनए के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट है। और ये हिस्टोन प्रोटीन का एब्सेंट होना ये किसका लक्षण शो कर रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेटा एग्जाम्पल के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ठीक है याद रख लेना एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट में याद रख लेना BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बोलते हैं इसको नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ये भी किसका उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और क्या उदाहरण हो सकता है, माइकोप्लाज्मा। तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, BGA है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा है। इसके बाद अगर मेसोकैरियोटिक के उदाहरण देखते हैं तो मेसोकैरियोटिक के अंदर जो शैवालों का एक वर्ग है कौन सा, डायनोफाइसी। डायनोफाइसी, ठीक है, ये एक शैवालों का वर्ग है।
शैवालों का वर्ग कौन सा है? डाइनोफाइसी। और डाइनोफाइसी के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो किस टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है? मीजोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अब यहां पर आप जानते ही हो सभी उच्च श्रेणी के पादप व जंतु, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, सभी उच्च श्रेणी के पादप और जंतु। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में। यहां पर अपन इतना ही इसको याद रखना है। अब अपन जो डिफरेंस देखेंगे वो किसके बीच में देखेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट।